ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो कि सेकेंड ईयर के लिए है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, ठीक है, सभी ट्रेडों में जो निम्न के क्वेश्चंस हैं वो वर्कशॉप कैलकुलेशन में वो कॉमन पूछे जा रहे हैं। तो सेकेंड ईयर में ये सभी के लिए है। जो भी इंजीनियरिंग ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, जो आपका वायरमैन वगैरह, जो भी 2 ईयर की ट्रेडें होती हैं इंजीनियरिंग वाली, उनमें ये कॉमन होता है। जो आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? तो पीडीएफ इस वेबसाइट से मिलेगा, ठीक है। ये लिंक आपको दिया गया है www.globaliti.org। आपने पहले भी डाउनलोड किया होगा यहाँ से आज का पीडीएफ प्लस इसके पहले का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो आपको क्या करना है कि ये तो वर्कशॉप कैलकुलेशन का ही मैं पूरा सिलेबस कवर करा रहा हूँ, प्लस मैंने इसी वर्कशॉप कैलकुलेशन का सेकेंड ईयर का ही टॉप 40 क्वेश्चन करा रखे हैं 40 के डोज के नाम से। टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस नाम से है? 40 का डोज, ठीक है। वो वीडियो जो आपको मिल जाएगी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, जो वर्कशॉप फिटर वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर के नाम से है या इलेक्ट्रिशियन के नाम से, यहाँ पे उसका वीडियो भी मिल जाएगा प्लस पीडीएफ भी मिलेगा इस वेबसाइट पे। वेबसाइट में जब कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे ना, तो उसमें क्या आपको फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन सब अलग अलग मिलता है। वर्कशॉप कैलकुलेशन पे क्लिक करना, उसमें फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के नाम से बना होगा, सेकेंड ईयर पे क्लिक कर लेना। वहाँ अंदर जाएंगे तो आपको 40 के डोज के नाम से या टॉप 40 के नाम से 4 पीडीएफ मिलेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जरूर देख के जाएं। इसको तो देखिए प्लस उसको जरूर एग्जाम में देख के जाइए, वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस्मत अच्छी रही तो आपको उसमें से ही सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको मैं जरूर कहूँगा आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड करके एक बार जरूर देख ले। इसकी वीडियोज़ भी हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है। 40 के डोज के नाम से है या टॉप 40 के नाम से मिल जाएगा, ठीक। चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन, 12 सेमी व्यास वाले अर्धवृत्त का गुरुत्व केंद्र क्या है? किसका पूछ रहा है? अर्धवृत्त का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गुरुत्व केंद्र पूछ रहा है। तो देखिए उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। हमने फार्मूला पहले ही पढ़ रखा था भाई, जो गुरुत्व केंद्र वाला था हमने सारे फार्मूले पढ़े थे ना, कि किसका क्या होता है। त्रिभुज है तो ऊंचाई का h/3 मतलब 1/3 ऊंचाई का ले लेते हैं, और वहीं पे अगर शंकु है तो उसका क्या कर रहे थे, 1/4 था ऊंचाई का उसके, मतलब h/4। तो इस तरह से हमने सबका पढ़ा था कि अगर वृत्त है तो वृत्त के सेंटर पे हमें क्या मिलेगा? सेंटर पे हमें उसकी सीजी मिलेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगी। गोले का भी सेंटर पे मिलता है, मतलब वृत्त और गोले का सेंटर ऑफ ये गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है गुरुत्व केंद्र, वृत्त हो चाहे गोला हो। वृत्त आपका 2D है जिसमें क्षेत्रफल होता है, गोले में आयतन होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है, गोले में आयतन होता है और वृत्त में क्षेत्रफल होता है। तो दोनों का अगर गुरुत्व केंद्र पूछा जाए तो दोनों का सेम होगा, सेंटर में होता है, वृत्त के भी सेंटर में और गोले के भी सेंटर में। लेकिन अगर वृत्त की जगह अर्धवृत्त कह दे और गोला की जगह अर्धगोला कह दे तो मायने यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। जैसे अर्धवृत्त की बात करें, अर्धवृत्त का गुरुत्व केंद्र, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, हमने पहले भी बताया है, 4r/3π। इस फार्मूले से हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। और दूसरा, अगर यही कहता क्या अर्धगोला, क्या कहता है? अर्धवृत्त की जगह अर्धगोला बोलता, अर्धगोला, तो उसका होता है 3r/8। इस फार्मूले पर निकालते हैं। लेकिन यहाँ अर्धवृत्त की बात कर रहा है तो हम इस फार्मूले पर निकालेंगे। चलिए इसमें पुटअप कर देते हैं वैल्यू को। r मतलब त्रिज्या होता है, और यहाँ पे क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। और आपको मालूम होगा त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास का आधा d/2, मतलब अगर व्यास का हम आधा कर दें तो त्रिज्या के बराबर होता है। कैसे? आपने देखा होगा कि हमारा सर्कल होता है और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है क्या होती है? ये हमारी होती है त्रिज्या r, और इधर भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है? यह भी r होती है। तो यहाँ पर देखा जाए टोटल दूरी क्या होती है? तो टोटल दूरी व्यास होता है d। तो यहीं से हम निकालते हैं कि जो r होता है, देख रहे हैं आधा है ना व्यास का आधा, तो त्रिज्या कितना होगा? जो पूरा व्यास था इसका आधा त्रिज्या होता है, तो इसीलिए d/2 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम फार्मूले में देखेंगे, यहाँ पे हमें व्यास दे रखा था और यहाँ फार्मूले में त्रिज्या है, तो r निकाल लेते हैं। r = d/2। d का मान कितना है? व्यास 12 दे रखा है तो 12/2 हो जाएगा, 2 × 6 = 12। r का मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे रख लेंगे 4 × 6/3 × पाई का मान कितना होता है? तो आप लोग जानते हैं पाई की 2 वैल्यू होती है, 22/7 भी रख सकते हैं, या इसका इसमें भाग देंगे तो 3.14 आएगा। दोनों में से जो मर्जी आप कोई भी रख सकते हो, ठीक है। हम रख लेते हैं 22/7, तो 22
बटे 7, यहाँ बटे 7 लिखेंगे, ये उल्टा होगा तो ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। 22/7 में अगर नीचे लिखता यहाँ पे 22/7 तो ये क्या होगा, ये उल्टा होगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, 7/22 हो जाएगा क्योंकि नीचे है। अब यहाँ से कट कर लीजिए, देखिए 3 दूना 6, 2 से 11 बार में जाएगा 22, ऊपर क्या हो गया, ऊपर बता 4 × 7 मतलब 7 चौक 28 बच गया, और नीचे क्या बच गया हमारे पास 11 बच गया। अब 11 से 28 में भाग दे दीजिए, 11 दूना 22 हासिल, 6 बचा, दशमलव लगा देंगे, ठीक है 60 हो जाएगा, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 5 बचा, दशमलव लगाइए तो 0 बढ़ जाएगा, 50 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 11 चौक 44, 2 अंक पे ले जा करके छोड़ दीजिए, ये आ गया हमारे पास 2.54 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त के क्षेत्रफल के लिए कौन सा सूत्र उपयुक्त है जिसका व्यास कितना है, डी है, जिसका व्यास कितना दे रखा है, डी दे रखा है, और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सूत्र उपयुक्त है जिसका व्यास डी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है, क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया, क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। ये वाला तो सबको रटा रटा याद रहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, πr²। लेकिन यहाँ हम ऑप्शन में देखेंगे ना तो डी के रूप में भी आंसर दिए हुए हैं, πr² तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो हम देख लेते हैं क्या डी के रूप में तो सेट नहीं हो रहा, तो वो कैसे होगा, किसका क्षेत्रफल है, वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब r बराबर अभी हमने पढ़ा कि r क्या होता है, व्यास का आधा होता है, मतलब अगर व्यास को आधा कर दें, व्यास में 2 का भाग देंगे तो व्यास आधा हो जाएगा, तो व्यास का आधा त्रिज्या के बराबर होता है, फिगर में भी मैंने दिखाया था, व्यास का आधा वह r के बराबर होगा। भाई व्यास की आधी तो त्रिज्या होती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो त्रिज्या है वह, सॉरी जो व्यास है वह त्रिज्या का दुगुना होता है, तो d बराबर 2r हो जाता है वहां से। तो चलिए यहाँ पे करते हैं a = π × r की जगह क्या लिख सकते हैं, d/2 लिख सकते हैं, तो r की जगह रख लीजिए d/2, चूंकि r का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व कीजिए, a = मतलब क्षेत्रफल बराबर π, d का स्क्वायर होगा तो d² हो जाएगा, अपान 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4। तो चाहे वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर πr² कहिए त्रिज्या के रूप में, अगर व्यास के रूप में बोलना चाहेंगे तो a = πd²/4, दोनों सही है। तो यहाँ पे देख रहे त्रिज्या के रूप में ऑप्शन नहीं मिला तो उसको हम व्यास के रूप में बदल के देख लेते हैं, तब देखिए पहला ऑप्शन मिलेगा πd²/4, ऑप्शन 1 सही है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आगे चलेंगे, अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, आपको वृत्त का पता रहेगा, अर्धवृत्त का पता चल जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, नहीं तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को गलत कर दोगे। जैसे क्षेत्रफल होता तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। कोई कह दे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त मतलब पूरा, पूरे का क्षेत्रफल πr² है। अगर हमसे कोई कहे आधे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, भाई तो आसान हो गया ना, अगर पूरे का πr² है तो आधे का आधा ही तो होगा, तो πr²/2, मतलब ये जो क्षेत्रफल है इसको आधा कर दे तो आधे वृत्त का हो जाएगा, सीधी सी बात है। भाई एक रोटी है उसको आधे कर दिया तो आधी रोटी हो गई ना, तो वही चीज है कि एक वृत्त है तो ये क्षेत्रफल है, आधा वृत्त है तो जो क्षेत्रफल का आधा कर दो तो आधा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बहुत आसान होता है, जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है उसका आधा कर दो, आधा कर देगा मतलब 2 से भाग दोगे तो आधा हो जाएगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन जब परिधि की बात करता है तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होता है। परिधि क्या चीज होती है, किसी भी चीज के चारों तरफ की माप। जैसे अगर यह आयत हम ले लें तो इसकी परिधि क्या है, तो इस भुजा की लंबाई a, इस भुजा की लंबाई मान लेते हैं क्या है, b है, तो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, a भी a और a भी b, तो इस भुजा की लंबाई a, इस भुजा की लंबाई b, इसका a और इसका b, मतलब परिधि का मतलब हो गया कि उस चीज के चारों तरफ की लंबाई को आपस में जोड़ लिया जाए। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी थी, a थी, इतना प्लस b, a वाला प्लस a, फिर a वाला प्लस b, मतलब जब हम चारों तरफ जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा a 2a प्लस 2b, या फिर यहीं से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b हो जाता है, ये परिधि हो जाती है आयत की। वैसे ही
वर्ग है तो वर्ग में भी चारों भुजा ए और ए, तो चारों को जोड़ेंगे, 1a 2a 3a 4a, तो 4a हो जाएगा। मतलब जो चारों भुजाओं की लंबाई चारों तरफ की होती है उन्हीं को जोड़ते हैं, वही परिधि कहलाता है। तो वैसे ही अगर हम परिमाप आ जाता है, जैसे सॉरी यहाँ पे अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें परिमाप आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे जो भाई वर्ग और आयत की जब बात करते हैं तो उस चीज को हम परिमाप बोल देते हैं, लेकिन जब सर्कल में वही चीज आती है तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। जिसमें इसको परिमाप बोल रहे हैं तो वही चीज इसमें परिधि कहलाती है। तो ये जो वृत्त है, तो वृत्त के परिधि का मतलब है कि इस वाले जो सर्कल बन रहा है ना, जैसे कोई अंगूठी ले लीजिए, गोल सी बनी हुई है, अब वहां से उसको तोड़ के सीधा कर दीजिए, तो भाई कोई जैसे ये वृत्त बना होगा तो एक सीधी लाइन होगी ना, एक सीधा तार ले लीजिए, अब इसको गोलाई में घुमा लेंगे तो क्या होगा, गोल घुमा देंगे तो वृत्त बन जाएगा। तो जो ये सीधे तार की लंबाई है ना, वही वृत्त की गोलाई बनाया है। तो इस सीधे तार की लंबाई का ये जो जितनी होगी वही परिधि होगी। या कह लीजिए कि अब वृत्त था तो इस पॉइंट से लेकर के इसका गोलाई को नापे कि ये कितना है, तो वही परिधि होता है। तो वृत्त का परिधि का आप लोग फार्मूला जानते हैं, 2πr। ठीक है। अब यहाँ पे अर्धवृत्त की बात कर रहा है, यहाँ किसका पूछा, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त मतलब ये वाला हिस्सा, इतने की लंबाई प्लस इस वाली लंबाई को जोड़ेंगे। परिमाप जैसे इसमें निकाल रहे थे ना, चारों तरफ की माप को जोड़ दे रहे थे, वही हालत यहाँ भी होगी कि चारों तरफ की माप को जोड़ा जाएगा। तो ये वाला चीज यहाँ से यहाँ, इसकी माप क्या है, प्लस हम इसको भी जोड़ेंगे कि इसकी माप क्या है, तब ये पूरा कंप्लीट होगा परिमाप की तरह, तब परिधि निकलेगा। ठीक है। तो यह यहाँ पे क्या है, इसका सेंटर है। ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि ये पूरा क्या है, पूरा का जो माप था वह 2πr है। तो अगर हमें सिर्फ इसका आधा का निकालना पड़े, इतने का, आधे का, कितने का, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसकी माप कितनी होगी, तो हमें मालूम है कि ये पूरा का 2πr है, तो आधे का 2πr/2, 2 से कट जाएगा, मतलब πr। यह तो इसका निकल गया, इसका माप। लेकिन अभी हमें इसमें इस और इस वाले हिस्से को भी तो जोड़ना है। तो हमें मालूम होता है कि केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होती है, r होती है। क्या होती है, r होती है। वैसे इधर भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, r होगी। तो यह टोटल लंबाई कितनी हो गई, तो r + r, टोटल लंबाई 2r के बराबर हो गई। अब हमारा परिधि निकलेगा। यह कितना आया था, इसका πr आया था, और ये टोटल 2r हो गया। तो πr इसका वाला परिधि प्लस ये वाली लंबाई कितनी है, 2r, तब यह पूरा परिधि निकलेगा। ये हो जाएगा आपको πr + 2r। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए ही है आपका, πr + 2r। तो ये कहाँ से आता है, वो चीज मैंने आपको बताई कि πr 2r कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है। ठीक है। तो ये अर्धवृत्त की परिधि होती है। रटने वाली चीज नहीं, कॉन्सेप्ट को समझे रहोगे, क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। रट के जाओगे तुरंत आधा कर दोगे कि 2πr का आधा अर्धवृत्त का हो जाएगा, और तुरंत हो जाएगा आपका गलत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा सिम्पसन के नियम के अनुसार अनियमित आकार का क्षेत्रफल क्या है। देखिए जो सिम्पसन का नियम था ना, यह दिया ही गया था अनियमित आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए। जैसे त्रिभुज, शंकु, वृत्त, अर्धवृत्त, ये जो भी चीजें हैं इनका तो हमारे पास फार्मूला है, हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पर कोई इस टाइप की आकृति है, जैसे ये दिखा रखा है भाई, ऐसे कोई भी इस टाइप से ऐसे कोई आकृति है, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाले, इसमें तो कोई वृत्त अर्धवृत्त कोई फार्मूला काम ही नहीं करेगा। तो इस टाइप की आकृतियां कह लीजिए अनियमित, जो रेगुलर सरफेस नहीं, अनियमित आकृतियां हैं, अजीब टाइप की आकृतियां हैं, तो उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए सिम्पसन ने नियम दिया था। किन्होंने नियम दिया था, सिम्पसन ने नियम दिया था। ठीक है, देखते हैं उन्होंने क्या नियम दिया था। तो सिम्पसन ने नियम दिया था, इस फार्मूले को इस हिसाब से सेट करेंगे। सिम्पसन का क्या नियम था, उन्होंने बोला था कि जो सिम्पसन है उन्होंने बताया कि अनियमित आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, अनियमित आकार का क्षेत्रफल निकालने के लिए उन्होंने फार्मूला दिया, A = h/3 ब्रैकेट में f मतलब फर्स्ट लेटर प्लस l मतलब लास्ट लेटर प्लस 2 ब्रैकेट में o, अभी मैं इसका मतलब बताऊंगा, प्लस 4 और e। ये चीज है, इसको याद रखोगे आप तो ये सब इतना नहीं रटना पड़ेगा, क्योंकि भाई फिगर के हिसाब से ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है मेन फार्मूला क्या है, जो आपके वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, 2o + 4a है, दिख रहा है आपको ना, इस चीज को आप याद रखिए। इसको याद रखेंगे तो इस आधार पे कोई भी फिगर दिया होगा आप उसका फार्मूला बना लेंगे। h/3 f + l 2o 4e, इसका मतलब समझ लेते हैं कि कौन सा क्या है। h क्या है, तो ऊंचाई है, सभी जानते हैं। h का तो कोई मतलब है नहीं, इस तरफ से जो गैप है इन दोनों के बीच में ना, h क्या है, एक से दूसरे बीच में जो गैप है लाइन में, वो चीज है। f क्या है,
एफ का मतलब फर्स्ट नंबर, पहला। अच्छा, फर्स्ट नंबर ना। एल का मतलब लास्ट नंबर, लास्ट नंबर, नाम से पता चल रहा है। एफ मतलब फर्स्ट, एल मतलब लास्ट। ओ का मतलब होता है ऑड, ऑड का मतलब विषम, और ई का मतलब होता है इवन, इवन का मतलब सम होता है। सम विषम जानते हैं ना, विषम जैसे 1 3 5 7, सम क्या होता है 2 4 6 8, ठीक है। तो देखिए कि फिगर दे रखा है, इसमें दिखा रखा है कि यह वाला जो एरिया है यह y1 है, शायद क्लियर ना दिख रहा है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। यह क्या है, यह y2 है, यह आपका y3 है, यह आपका y4 है, यह आपका y5 है, यह आपका y6 है, और लास्ट में y7 है। तो इतनी चीजें दे रखी है। अब पूछ रहा है कि सिम्पसन के अनुसार एक कौन सा फार्मूला होगा। तो देखिए यहाँ पे ढेर सारा दे रखा है, तो हमें मेन ए पता होना चाहिए, तो आप फार्मूला निकाल लो आसानी से। अब इस पे देखिए रखेंगे, हमें अभी पता चल जाएगा। क्षेत्रफल सिम्पसन का नियम बराबर क्या, ए इज इक्वल टू h/3, ठीक है। ब्रैकेट में एफ का मतलब क्या, फर्स्ट नंबर। इसमें पहला नंबर क्या है, y1 है भाई, पहला y1 है ना, तो फर्स्ट नंबर, तो हम लिख लेंगे y1 प्लस एल का मतलब लास्ट नंबर, लास्ट क्या है, लास्ट में y7 है, तो y7 प्लस उसके बाद क्या कह रहा है 2o, ठीक है। थोड़ा मैं इसके हिसाब से देखिए, चाहे पहले 4 ही लिखिए चाहे बाद में 2o लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो हम लोग इसके हिसाब से कर लेते हैं। इसमें पहले 4 वाला ले रखा है, तो आपको आसानी होगी समझने में, मतलब किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर लिया है इसमें, पहले इसमें हमने 4 ही वाला लिख लेते हैं, बाद में +2 वाला। कोई भी आगे पीछे लिखे उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो पहले हम किसका लिख लेते हैं, 4 ही वाला लिख लेते हैं। तो 4 ई ब्रैकेट में है, तो ई की जगह क्या होता है, ई का मतलब इवन मतलब सम वाली संख्या। तो हमने y1 और y7 तो ले रखा है, इसके अलावा जो संख्याएं बची हैं उनमें सम वाला लेंगे। सम क्या होता है 2 4 6 8। तो देखिए सम वाली कौन सी है, y2 2 हो गया, y4 और y6, भाई 2 4 6 ये तीनों सम है ना। तो जो जो इन दोनों के अलावा जो जो बची हुई संख्याएं सम वाली उसको ले लेंगे। तो y2 y4 और y6 ये सम वाली संख्याएं हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस 2o। किसी को भी आगे पीछे ले सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको इसके हिसाब से सेट करने के लिए मैंने आगे पीछे कर दिया, किसी को किधर भी लिखी कोई दिक्कत नहीं। 2o, o का मतलब ऑड, ऑड मतलब विषम। विषम वाला कौन कौन सा बचा, देखिए y1 और y7 तो हम पहले ही ले रखे हैं भाई, 1 भी विषम है, लेकिन इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने इसको पहले ले रखा है। तो y1 और y7 को हमने पहले ही ले रखा है, y2 y4 और y6 को सब में ले लिया। विषम में कौन कौन सी संख्या बची, तो बस 3 और 5 वाला ही तो बचा, y3 और y5 दो ही विषम में बची हुई है। तो जो बची हुई है उसको लिख लीजिए, y3 प्लस y5। ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया। तो ऐसे रटोगे आप तो मान लीजिए फिगर चेंज कर दिया या थोड़ा बहुत इधर उधर किया तो आप गड़बड़ हो जाओगे। इसलिए मेन इसको याद रखिए, ये फार्मूला याद है, आप कोई भी कर लोगे। अब देख लीजिए जो पहला ऑप्शन है h/3 y1 प्लस y7 प्लस 4 y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस 2 y3 प्लस y5। तो ऑप्शन है आपका सही, समझ में आया होगा, ठीक है। इसको याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं। वृत्त की जीवा होती क्या है उसको देख लेते हैं। एक हमने खरीद नहीं लिया, एक बना लिया हमने सर्कल वृत्त। वृत्त में क्या होता है, जब परिधि पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब लाइन मिलाई जाती है तो यह कहलाती है जीवा। आपको मालूम है भाई, ये छोटी जीवा इसके नीचे खींचेंगे तो यह उससे भी छोटी जीवा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यह उससे बड़ी जीवा हो जाएगी। यह भी जीवा है, इस वाली से बड़ी हो गई। जो वृत्त का केंद्र होता है, जो लाइन यहाँ पे खींची जाएगी इसको कहते हैं व्यास, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि एक परिधि से दूसरी परिधि जो पॉइंट को मिला रहे हैं तो ये जीवा कहला रही है। और ऊपर तो यह और बड़ी जीवा हो गई, इसके और ऊपर जाएंगे तो यह और बड़ी जीवा हो गई। जब व्यास पे खींचेंगे तो यही व्यास और यही व्यास क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा कहाँ मिली हमें, इस व्यास पर मिली, क्योंकि व्यास के ऊपर जब आप बढ़ोगे फिर लंबाई कम होने लगेगी। व्यास के ऊपर फिर क्या होगा, फिर जीवा की लंबाई कम होने लगेगी। जैसे जैसे हम व्यास की तरफ बढ़ते हैं जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है। सबसे बड़ी जीवा कहाँ बनती है, इस व्यास पर बनती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, डायामीटर होता है, व्यास होता है, सॉरी
सबसे बड़ी क्या होती है? डायामीटर होता है जो हमारा, ये जो व्यास है ऑप्शन बी, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डायामीटर। आसान है। आगे चलेंगे। अगला है वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? अभी हमने बात किया था वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो सिंपल पूछ रखा है, सबको याद रहता है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे। अगला है अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? इसको भी मैंने पीछे बताया था कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त कहेगा इसका आधा कर देंगे। भाई वृत्त के क्षेत्रफल का आधा करना है, आधा करने के लिए आप क्या करोगे? 2 से भाग ही तो दोगे, तो 2 से हमने भाग दे दिया, तो यह जो आ गया हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ऑप्शन देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर, या तो वृत्त का क्षेत्रफल है 2 पाई आर, या परिधि है पाई आर है, लास्ट ऑप्शन है पाई डी स्क्वायर बाई 2। यहाँ देखिए ऑप्शन गलत दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था पाई आर स्क्वायर बाई 2, डी की जगह आर होना चाहिए था। ऑप्शन गलत दे रखा है, तब आपका ऑप्शन 4 सही हो जाता। ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है क्योंकि डी के रूप में आप बदलेंगे तो अलग आ जाएगा। अगर हम इसको डी के रूप में, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर बाई 2 है। अगर हम इसे डी के रूप में बदलना चाहते हैं, आपको मालूम है आर इज इक्वल टू डी बाई 2, उसको रख लीजिए। पाई आर की जगह क्या रख देंगे? डी बाई 2 का होल स्क्वायर बटा 2। यहाँ से हो जाएगा पाई डी स्क्वायर और 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा बटा 2, वह नीचे आ जाएगा, तो पाई डी स्क्वायर अपान 2 इंटू 4 हो जाएगा इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपान 8 हो जाएगा। तो अगर डी के रूप में रखना होता अर्धवृत्त तो पाई डी स्क्वायर अपान 8 आता, जबकि यहाँ पाई डी स्क्वायर बाई 2 है। तो ठीक है, यहाँ डी की जगह आर होना चाहिए, तो ये सही हो जाता पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो ऑप्शन डी हमारा सही होता। तो यहाँ ऑप्शन थोड़ा गलत दे रखा है। अगले पे चलते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? ये तो बिल्कुल सिंपल चीज पूछ लिया। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यही है ना। फार्मूला नहीं याद है तो आज याद कर लीजिए। देखिए बिल्कुल आसान है, आपको फार्मूला याद रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी है ना, पाई आर स्क्वायर। दिख रहा होगा आपको ऑप्शन बी पाई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है अनियमित सतह का क्षेत्रफल क्या है? देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, सॉल्व करना बहुत आसान होता है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हल्का सा ध्यान आपको देना है और बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए कैसे स्टेप वाइज आराम से। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। हमें किसी तरह इस सारी आकृति का क्षेत्रफल पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे देखिए इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ 80 दे रखा है और यहाँ से 15, तो इतना एक आयत बन गया। एक फिगर ये हो गया हमारे पास पहला वाला। यह क्या है? आयत के रूप में है। यह क्या है हमारे पास? आयत है। भाई लंबाई चौड़ाई अलग है तो आयत हो गया। अगला फिगर देखिए, अगर हम इसको, इस लाइन को यहाँ से यहाँ मिला दें, इस लाइन को यहाँ से यहाँ मिला दें, ठीक है, यह 15 था तो ऊपर भी 15 ही रहेगा। रहेगा ना। अगर ये 15 है तो ऊपर वाला भी लाइन क्या होगा? यहाँ से यहाँ 15 ही होगा। ये चीज ठीक है। अब इसकी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 25 दे रखी है, इतना कितना होगा? अगर हमें पता चल जाता तो इस जो आकृति नंबर ये 2 मिल रही है हमें, इसका भी हम निकाल लेते क्षेत्रफल। अब यहाँ से ऊंचाई कितनी होगी? तो इधर देखिए ये 15 है, ये 15 दे रखा है ना। अगर इसकी ऊंचाई 15 है तो इसकी भी ऊंचाई 15 ही रहेगी। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये तो टोटल 25 था, यहाँ से यहाँ तक जो होगा इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 15 होगी। अब ऊपर कितना बच गया? यहाँ से यहाँ तक ये वाला हिस्सा कितना बच गया? तो आप निकाल लेंगे आसानी से। टोटल 25 था, अगर ये इतना 15 है तो ऊपर कितना बचा? 10 ही तो बचा भाई। टोटल 25 है यहाँ से यहाँ, ये वाला 15 है तो 15 10 25, मतलब ऊपर वाली जो ऊंचाई बची वो 25। अब देखिए ऊपर कैसा बन गया? यह आयत था, यह देखिए ऊंचाई भी 15 या लंबाई भी 15, लंबाई चौड़ाई दोनों 15 है। वर्ग बन गया आपका। यह क्या बन गया? वर्ग बन गया भाई। दोनों भुजा बराबर, यह भी 15, यह भी 15, यह भी 15, यह भी 15, चारों भुजाएं बराबर है, वर्ग है। ऊपर जो है आपको एक त्रिभुज की आकृति मिल गई। हमें त्रिभुज की ऊंचाई भी मिल गया है 10 और यह आधार भी मिल गया है कितना? 15। तो यह तीसरा फिगर हो गया। तीसरा फिगर किसका है? त्रिभुज का है। तो ये 3 फिगर हमें मिल गए हैं। तो इस तरह हमने इस आकृति में क्या किया? 3 अलग अलग फिगर बना लिया। अब तीनों का क्षेत्रफल निकाल करके आपस में जोड़ दें, हमें अनियमित आकृति का पूरा क्षेत्रफल पता चल जाएगा।
चलिए निकालते हैं। पहले आयत वाला क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पहले वाले फिगर का। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 15 गुणे 80, यही होगा ना, लंबाई गुणे चौड़ाई 15 गुणे 80। पहले फिगर का क्षेत्रफल हो गया, प्लस इसमें जोड़ देते हैं किसके, दूसरे वाले फिगर का। दूसरा फिगर वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, या 15 गुणे 15 कर लीजिए। लंबाई चौड़ाई से भी करेंगे तब भी वही आएगा 15 गुणे 15, या भुजा स्क्वायर करेंगे तब भी 15 का स्क्वायर आएगा, दोनों एक ही बात है। तो वर्ग वाला क्षेत्रफल यहाँ से हम निकाल लेंगे, भुजा स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, या कह लीजिए 15 गुणे 15 प्लस। अब बारी आएगी त्रिभुज की। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार का मान कितना है, यहाँ देख सकते हैं 15, आधार का कितना है 15 है, इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 10 है। तीनों फिगर का पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों का क्षेत्रफल हमने लिख लिया, तीनों को जोड़ देंगे, आंसर हमारे सामने होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 15 0 0, 15 8 120, 1200 हो गया, प्लस अगला 15 15 m 225, 15 का स्क्वायर याद होगा तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे, प्लस यह हो जाएगा 2 5 10 और 15 5 75, 75। तीनों को जोड़ दिया जाए, कितना हो जाएगा 5 5 10, यहाँ 0 है, 0 हासिल आया 1। अगला में 7 2 9, यहाँ 0 तो 9 1 10 को 0 हासिल 1, फिर 2 2 4 और हासिल 1 था 5, फिर लास्ट वाला अक्षर 5, 1500, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए mm में सब था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल था तो 1500 mm स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी आपका सही है, 1500 mm स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए ये भी वही चीज़ है, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है। छायांकित मतलब जो लाइनें खींची गई है, यह एक पूरा त्रिभुज बना हुआ है, बीच में एक वृत्त बना दिया जाए, तो ये जो लाइनें खींची गई है, जो छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज की भुजा, यह बता रहा है कि जो बाहर त्रिभुज बना है, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, भुजा दे रखा है a = 6 सेंटीमीटर, और वृत्त अंदर है, जो वृत्त बना हुआ है, इसकी त्रिज्या दे रखा है। त्रिज्या कितना दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है वृत्त का r = 1.5 सेंटीमीटर। देखिए कितना आसान है इसको निकालना। हमें चाहिए इस छायांकित वाले भाग का क्षेत्रफल, तो आप क्या करो, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे आप, तो हमें पूरा क्षेत्रफल पता चल जाएगा ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो अंदर वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो ये जो अंदर वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। हमें छायांकित वाले भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या करें, जो ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल था, इसके अंदर जो वृत्त का क्षेत्रफल है, पूरे क्षेत्रफल में से जब वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित वाला ही तो बचेगा। भाई त्रिभुज का निकालेंगे तो पूरा क्षेत्रफल पता चल गया, वृत्त का निकालेंगे तो वृत्त वाला पता चल गया, हमें छायांकित वाला चाहिए। तो पूरे क्षेत्रफल में से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल में से जब ये वृत्त वाला घटा देंगे तो छायांकित वाला भाग बच जाएगा, तो वही उसका क्षेत्रफल होगा। तो यही आसान है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और वृत्त का निकालिए, त्रिभुज वाले में से वृत्त वाले को घटा दीजिए, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं, किसका, त्रिभुज वाला निकाल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए अलग फार्मूला होता है, याद होगा आपको, अगर नहीं याद है तो कॉपी पे नोट कर लीजिए, √3/4 a स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर, और भुजा का मान 6 सेंटीमीटर दिया है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं एक बराबर होती हैं। तो यहाँ देखिए √3/4 इंटू a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, √3 का मान रख दीजिए 1.732 इंटू 9, यहाँ गुणा कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ रहा है, ठीक है, गुणा कर लेते हैं, इधर लिख लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, यहाँ गुणा कर लीजिए, 9 दूना 18 को 8 हासिल आया 1, 9 3 27 1 28 को 8 हासिल आया 2, 9 7 63 2 65 को 5 हासिल आया 6, 9 6 15, ठीक है। 3 अंक पे दशमलव था तो 3 अंक पे लग जाएगा 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव, 15.588, ठीक है। ये क्या आ गया, क्योंकि सेंटीमीटर में था, क्षेत्रफल है तो ये सेमी स्क्वायर,
अब हमें किसका चाहिए, अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। किसका चाहिए, हमें चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो निकाल लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आर का मान दे रखा है हमें कितना, 1.5 दे रखा है, और पाई का मान आप जानते हैं 22/7 रख सकते हैं या 3.14 भी रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी रख लीजिए। हमने 3.14 रख लिया, इंटू आर का मान, तो देखिए आर का मान 1.5 दे रखा है, 1.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक तरह से भाई इसका स्क्वायर कितना होगा, जैसे अगर इसको दशमलव भूल जाइए तो 15 225 होता है, 225 होगा। जैसे अगर आप 1.5 का 1.5 में गुणा करेंगे तो अगर 15 मान ले तो 15 225 हो जाएगा, लेकिन एक अंक पे दशमलव नीचे ऊपर गुणा वाले में दोनों जोड़ा जाता है, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 2.25 आएगा, गुणा करके देख लेना। तो 3.14 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 2.25। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। 3.14 का इसमें गुणा कर लेते हैं, यहाँ करके देख लीजिए। 4 5 20 को 0 हासिल 2, 4 दूना 8, 2 10 को 0 हासिल 1, 4 दूना 8 है 9, 1 5 5, 1 दूना 2, 1 दूना 2, फिर 3 5 15 को 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6, ये मिल गया हमें। 0 5 9 2 11 5 16 का 6 हासिल 1, 7 दूना 1 10 को 0 हासिल 1 6 1 7। ठीक है, कितना होगा, क्योंकि 2 अंक यहाँ था, 2 अंक यहाँ था, 2 2 4 अंक टोटल हो गए ना। गुणा करते समय हमेशा दशमलव वाले दोनों का जितने अंक पे दशमलव उन दोनों को जोड़ करके उतने अंक पे दशमलव लगाते हैं। जैसे इसमें 2 अंक पे दशमलव था, इस वाले में भी 2 अंक पे दशमलव था, 2 + 2 4, तो हम जो फाइनल आंसर है उसमें 4 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 अंक पे दशमलव मतलब यहाँ लग जाएगा। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास क्या, 7.06। 2 ही अंक तक ले लेते हैं, आगे लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें वृत्त का क्षेत्रफल मिल गया सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दोनों पता चल गया है। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा, तो जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसमें से घटा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 15.58। ठीक है, 2 अंक ले लीजिए या 3 अंक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 ही अंक ले लेते हैं। माइनस इसमें कितना है 7.06। बस इनको आपस में घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, 8 में से 6 जाएगा 2, यहाँ 5 बचा, यहाँ 0 है। ठीक है, 5 ही रह जाएगा, दशमलव वाले स्थान पे दशमलव लग जाएगा। फिर 7 है, सॉरी 5 है, 5 में से 7 जाएगा नहीं, तो 15 में से घटाएंगे, 15 में से 7 गया 8। ठीक है, 8.52 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा छायांकित भाग का। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 8.52 सेंटीमीटर का। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होता है। छोटी छोटी चीज़ें उनका अलग अलग क्षेत्रफल निकालिए, कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है, इसका ध्यान रखिए। आपकी चीज़ें मतलब सामने सारी चीज़ें दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप लोग को ज़्यादा समय नहीं, अपना मेहनत कीजिए। बाकी आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू।